चल बच्चा निकाल, EMI की सीट निकाल। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन आई निकालो बच्चा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन आई। FGHI ठीक है। बोलो बेटा I1 to I5 अनम्यूट कर दूं? ठीक, चलो बोलो बच्चा। I5 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 करके फायदा नहीं है, फिर स्पीकर मुझे ऑन करना पड़ेगा। रुको स्पीकर ऑन करता हूँ, एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, एक मिनट रुको। आज डिस्कशन होगा सर। सर आज फिर डिस्कशन नहीं होगा क्या? आज और भी डिस्कशन होगा क्या सर? पढ़ाएंगे बाद में। भाई क्लास नहीं होगी क्या आज? होगी कितना देर का डिस्कशन है वैसे ये? शायद 1 घंटे का या आधे घंटे का। थोड़ा सा ही यार, ज्यादा नहीं है, थोड़ा डिस्कशन। अच्छा ओके। सुनो पीसी में सुनो, AC भी तो है, अल्टरनेटिंग करेंगे। पीसी में सर ने मना कर दिया, कंप्लीट नहीं करेंगे कोर्स। सर सिर्फ डिस्कशन ही कराएंगे क्या भाई? इसी में क्या मना कर दिया? कोर्स कंप्लीट नहीं होगा टाइम पे। हाँ वो तो बोला है सर ने। क्या मना कर दिया भाई? और कुछ कर भी कह सकते हैं। चुप हो जा, बात मत कर। जी सर आपका जैसे आज्ञा। निकालो एक्सरसाइज 1 सेक्शन आई निकालो, बोलो। I5 देखो बच्चा, टेलीग्राम पे पूछा तो I5 में GH देखो बच्चा, I5 में क्वेश्चन नंबर I5 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर I5 कहता है a solenoid has an iron core, has its terminal connected across an ideal DC source and is in a steady state. कहता है if the current iron core is removed, the current flowing through the solenoid just after removal of rod। बोल बच्चा, अगर तुम सोइनोइड के अंदर से रॉड निकाल लोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? बोलो बोलो। घट जाएगा। घट जाएगा ना बेटा, बोलो। निकालोगे तुम, करंट तुम्हारा घट जाएगा है? अब सोचो बेटा, करंट तुम्हारा घट गया, करंट तुम्हारा बेटा घट गया है ना, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस घट गया और फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा ना बेटा। बोल, फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो L into I कांस्टेंट। L अगर घट गया बेटा तो I क्या होगा? बोलो, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। समझा? आगे पूछो सर I7 I8 में सर जो सर सेल होता है उसको सर क्या बोलते हैं सर, ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं कि सिंपल वायर से रिप्लेस करते हैं? सेल को जब सर हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, हाँ, तो सर वो जो सेल होता है सर उसको सर हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल वायर से रिप्लेस करते हैं या उसको ओपन सर्किट बना देते हैं? सिंपल वायर, ठीक है, सिंपल वायर से करोगे। आगे बोलो सर I7 I6 भी देखो बच्चा, I6 भी क्वेश्चन नंबर I6 क्या कहता है? देखो कहता है I6 में the inductor coil of self inductance 3 Henry and 6 Henry respectively are connected with a resistance and 10 ohm। ठीक है बच्चा, 10 ओम के रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें और एक बैटरी लगा है बेटा 10 वोल्ट का। देख तो
इसमें एक बेटा इंडक्टर है ना, और इस इंडक्टर से एक और इंडक्टर है, ठीक है बच्चा, और इसमें एक लगा है सेल, और ये है बच्चा रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है बेटा, और ये 10 वोल्ट का सेल है। इंडक्टर हमारा है बेटा 3 हेनरी, और ये इंडक्टर है बेटा हमारा 6 हेनरी, ठीक है। तो सवाल कहता है द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड at the steady state in the inductors to that of heat developed in the resistance in 10 seconds at the steady state, ठीक है बच्चा। स्टेडी स्टेट में 10 सेकंड का, एक मिनट रुको, दो कॉइल हो गया 3 और 6 का, दोनों को जोड़ दिया रेजिस्टेंस के साथ, बैटरी है 10 वोल्ट का, रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड, ratio of total energy stored at steady state in the inductors to that of heat developed in the resistance in 10 seconds। अच्छा देखो बच्चा, तो बताओ इनका क्या होगा L इक्विवेलेंट, बोलो बच्चा। 2 है बेटा, और बोलो स्टेडी स्टेट में करंट कितना आएगा, 1 एम्पियर होगा। बता बेटा इंडक्टर में एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर बेटा, तो हाफ इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 जूल, बोल बेटा होगा, ठीक। और हीट डेवलप रेजिस्टेंस में कितना लिखोगे, आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर हो गया बेटा 1 स्क्वायर, आर हो गया 10 और टी हो गया 10, कितना हो गया बेटा 100 जूल। कब बात की थी ने तो बेटा क्या आंसर होगा, सर i7 डाउट है, i7 देखो बेटा i7 में क्वेश्चन नंबर i7 कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर i7 कहता है, देखो क्या कि the battery shown in the figure is ideal, the values are psi बराबर 10 volt, R equal to 5 ohm, L equal to 2 Henry। Initially the current on the inductors is 0, शुरू हमारा करंट बेटा 0 इंडक्टर में, तो कहता है करंट टू द बैटरी एट t equal to 2 सेकंड। देखते बच्चा इस सवाल में ये हमारा हो गया बेटा सेल, इसके बाद है ये रेजिस्टेंस, और इसके बाद है बेटा ये इंडक्टर, ठीक है। तो देख बेटा तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, बोलो। तो अगर इसमें मैं करंट मान लूं बच्चा I1 और इसमें करंट मान लूं I2, तो बोल बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 ना बेटा, इसका मतलब 10 इक्वल टू I1R, बोलो बेटा होगा, एंड दैट इज इक्वल टू L di2 अपॉन dt, बोल बेटा होगा। तो देखते बेटा I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 हो जाएगा हमारा 10/R, R कितना बच्चा, R हमारा है 5, इसका मतलब हो गया बेटा 2 एम्पियर, इसका मतलब di2 अपॉन dt ये हो गया बेटा 10/L, L हमारा कितना है, L हमारा 2 हेनरी, इसका मतलब हो गया बेटा 5 ओम 5 एम्पियर पर सेकेंड, बोलो बेटा ठीक है। तो बोलो बेटा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 5 एम्पियर पर सेकेंड है, इसका मतलब I2 कितना होगा, I2 होगा बेटा 5t, तो अगर टाइम 2 पुट कर दोगे तो I2 हो गया बेटा 10 एम्पियर, बोलो ठीक है। तो बोलो बेटा ये 2 एम्पियर ये 10 एम्पियर, तो यहाँ से कितना जाएगा करंट 12 हो जाएगा बेटा, बोल। सर इसमें ग्रोथ या डीके वाला कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, नहीं ना बच्चा लगे नहीं, ध्यान दे रहे हो क्यों, ये महसूस करो बेटा इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हर इंस्टेंट में कांस्टेंट है ना बेटा, बोल। यस सर। इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी समय में बदला ही नहीं, है ना, बात समझे बोलो। सर अभी आपने जो क्वेश्चन बताया ऐसा इसका थोड़ा सा क्लियर कर दो सर।
बोल बेटा। हाँ सर, आपने जो भी क्वेश्चन बताया ना सर, आई फाइव थोड़ा सा क्लियर कर दो सर फिर से। i5 वाले में डाउट है? हाँ सर। i5 में क्या दिक्कत हो गया रे भाई? इंडक्टर के अंदर रॉड लगा हुआ है बेटा, इसका मतलब एक्स्ट्रा मीडियम ऐड किया हुआ है ना? हाँ सर। अब सोच के देखो इस तरह से कि अगर अंदर हमारा मीडियम होगा बेटा तो परमिएबिलिटी क्या लिखेंगे हम लोग? म्यू नॉट इनटू म्यू आर लिखेंगे ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब सोचो अगर हमारा सिर्फ एक ही हमारा है, अगर हमने रॉड लगाया तो लिखा है म्यू नॉट इनटू म्यू आर, लेकिन रॉड को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? ओनली म्यू नॉट ना बेटा। रॉड को निकालते ही सिस्टम की परमिएबिलिटी कम हो जाएगी ना? हाँ सर। बोलो। होगी सर, होगी। हेलो। यस सर। आवाज नहीं आ रही बच्चा? आ रही है सर। सर ईयरफोन। माइक तो ऑन है सर। सर आवाज आ रही है सर। आ रही है सर। सर ईयरफोन। आवाज आ रही है तुम्हारी? बोलो बोलो। यस। हाँ सर, कम हो जाएगी। तो अगर इंडक्टेंस कम हो गया बेटा तो करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, है ना? अब चलो ठीक है सर। ये आगे देखो। आई नहीं। आई बोल बच्चा। सर K2 i13 I8 9 i8 में i8 कहता है बच्चा when induced EMF in a inductor coil is 50% of maximum value. The energy stored in the inductor coil in the circuit is given at that instant will be. देखते बच्चा कहता है इस सवाल में कि एक मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस बेटा और ये हमारा इंडक्टर, ठीक है? गौतम म्यूट कर ले भाई अपने आप को। 2 ओम, ये 2 ओम और ये है 1 ओम और ये बच्चा 5 मिली हेनरी और ये हमारा है बेटा 2 वोल्ट, ठीक है? तो सवाल कहता है बेटा when induced EMF in the inductor coil is 50% of maximum value, है ना बच्चा? The value of energy stored in the inductor coil in the given circuit at that instant will be. देखते बच्चा, अगर मान लिया जाए कि बोलो इस वाले का वोल्टेज अगर मैं मान लूं 0 वोल्ट तो बोलो बेटा इसका वोल्टेज क्या होना चाहिए? देखो इधर से 2 वोल्ट ना। अब बताओ इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगा बेटा वो करंट कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब महसूस कर रहे हो ना कि इंडक्टर से कोई मतलब नहीं है उसको। यस सर। उस वाले में जो करंट होगा बेटा उस इंडक्टर से कोई मतलब ही नहीं है ना? ये बात समझ में आया? यस सर। ठीक, अब देखो तो बच्चा अगर हमने कहा कि इसको इंडक्टर से किसी भी तरह का कोई मतलब ही नहीं बच्चा, है ना? इसका मतलब इसको हटा ही दो। जब इसको हटा ही दोगे तो अब यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाले सर्किट पे गौर करो। बोलो बेटा इसका स्टेडी स्टेट करंट कितना होगा? 2 एम्पीयर। 2 एम्पियर। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर बोलोगे जाई हो गया 2 into e to the power minus t/τ, है ना? और कहता है कि 50% है मैक्सिमम का, तो मैक्सिमम का 50% मतलब 1 हो गया बेटा। यस सर। अगर 1 हो गया कितना हो गया? E equal to tau ln2, बोलो बेटा होगा? ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक, तो अब बताओ 2 सर। 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 2 स
1 माइनस e पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नॉट हो गया कितना बेटा 2 नहीं इसमें, 1 माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ। इसका मतलब करंट हो गया बेटा 1 एम्पियर। तो इंडक्टर में एनर्जी कितनी हो गई हाफ एल आई स्क्वायर। बोलो बेटा बन गया। यस सर। और बोलो सर उसमें सर करंट कांस्टेंट था, लेकिन सर फिर भी वो सर्किट का ही हिस्सा है ना, फिर सर उसको काउंट क्यों नहीं करेंगे सर? अगर इंडक्टर वाले पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा होता बेटा तो करंट फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए ना। यस सर। और समझो इस तरह से कि ये जो पार्ट है 2 वोल्ट है ना, ये 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इसको मिल रहा है बेटा कांस्टेंट। यस सर। है कि नहीं? ठीक, तुम उसको बेसिक तरीके से भी कर सकते थे, ये नहीं करो। अगर मैं कहता बेटा तुमको कि इसको बेसिक तरीके से करो, ठीक, तो बेसिक तरीके से कैसे करते तुम? बोलते हैं कि पहले निकालेंगे टाइम कांस्टेंट। तो टाइम को निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको सॉर्ट करते हैं बेटा। यस सर। और इसके क्रॉस तुम निकालते हैं रेजिस्टेंस, तो महसूस कर रहे हो, इसको सॉर्ट करोगे तो इस रेजिस्टेंस से सॉर्ट हो जाएगा पूरा ये। यस सर। इसका मतलब बेकार ना है ये। यस सर। लेकिन वही मैं अगर एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दूं ना बेटा तो वो काम में आ जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है बेटा, आगे बोलो। सर K2 ए और बी ऑप्शन। K2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर K2 कहता है बेटा इन द गिवन LC सर्किट इफ इनिशियली कैपेसिटर C has charge Q on it। अरे सिंपल है, देखो डायग्राम ध्यान से। ऊपर वाले पे चार्ज Q है ना बेटा, और नीचे वाले पे चार्ज कितना है 2Q। बोलो ठीक है। अब डायग्राम को अच्छे से देखो बेटा और देख के बताओ कि गिवन कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटर्स है बेटा उन दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि डिफरेंट है? बोलो सेम। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है कैपेसिटर्स में तो क्या आपस में चार्ज फ्लो करेगा? नो सर। बेटा आपस में चार्ज फ्लो नहीं करेगा ना? नो सर। इसका मतलब C से 2C में या 2C से C में नहीं जाएगा एनर्जी। यस सर। अब देखो पहला ऑप्शन, एनर्जी विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द कैपेसिटर्स। बोलो सही या गलत? अरे कहा तुमने चार्ज फ्लो नहीं करेगा? यस सर। देखो इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन द इंडक्टर बीपी। बेटा ये तीनों सर्किट है ना बेटा पैरेलल में। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C है और इंडक्टर के लिए L di बाई dt है। तो बोलो तुम बताओ कि पहला बी ऑप्शन सही है गलत? बी गलत। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। तो बोल बेटा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इंडक्टर की बात अगर की जाए है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, सारा एनर्जी उसी के पास चला गया। यस सर। ऊपर वाले कैपेसिटर में कितना एनर्जी था? Q स्क्वायर बाय 2C। और नीचे वाले में 2Q स्क्वायर बाई दूसरी बेटा। यस बोलो सर। सी समझ में आ गया? यस सर। सी सही ऑप्शन है बेटा, ए और बी गलत है, सी सही है। सर बी कैसे गलत हुआ? अच्छा बताया ना तुमको अभी। देखो डी बाई डी कितना होगा अभी? Q बाई L ना होगा। यस सर। आगे चलो और क्या दिया था इसमें? एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 एक्सरसाइज 2 कम एक्सरसाइज 1 पार्ट। बोलो बच्चा 1 से 5। एक्सरसाइज 2 कोई नहीं पूछना। सर 1 से 5 हो गया सर 2 पार्ट 3 का। अच्छा 6 से 10 में सर 2 पार्ट 2 भी होनी है अभी। 2 पार्ट 2 13 से बचा है सर। 13 14 15 16 बचा है। 12 से सर 12 से बचा है। 2 पार्ट 3 पहले हो चुका है हम लोग का। यस सर। यस सर। और 2 पार्ट 2 में
म्यूचुअल Yes, इंडक्टेंस बाकी के क्वेश्चन बचे हैं 13 तक कर चुके हैं। सर 12 तक 12 होना है मतलब ओके चलो 11 तक हो चुका है। 12 से बचा है 12 12 बता दिए 12 हैं डाउट है सर ओके ओके 12 डाउट है 13 डाउट है सर। सर 12 13 सर। एक मिनट 12 पूछना है किसी को? यस Yes, sir. 12 देखो बच्चा 12 में 11 तक डिस्कस हो गया। अरे छोड़ो चलो देख लो अभी। कहता है वेरी स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए। मान लो बच्चा एक बहुत छोटा रेडियस ए है बेटा, इज इनिशियली कोप्लेनर एंड कंसेंट्रिक विद मच लार्जर लूप ऑफ रेडियस बी, बी मच मोर देन ए। देख बच्चा एक बी है बेटा, ये बहुत बड़ा लूप है, किसके मुकाबले में? एक छोटे से लूप के मुकाबले में जिसका की रेडियस ए है बेटा। अब कहता है कि a constant current capital I, a constant current capital I is passed एक large loop। कहता बेटा इसमें हमने कैपिटल I करंट पास कराया, ठीक है, large loop kept fixed and a small loop is rotated with constant angular velocity ओमेगा। और छोटा वाला लूप जो है बेटा इसको ऐसे ओमेगा से घुमाना शुरू किए, ठीक है। about diameter the resistance of the small loop is capital R and inductance negligible, इसका रेजिस्टेंस है बेटा कैपिटल आर। अब कहता है the induced EMF in large loop due to current induced in a smaller loop as a function of time is, ठीक है बच्चा। बड़े वाले में पूछा है बेटा induced EMF, सवाल सबको समझ में आ गया? यस सर। बड़े वाले में induced EMF as a function of time, तो समझा बेटा। अगर मैं कहूं कि इस वाले की वजह से पहले इसकी बात कर ले, ठीक है, इसमें मैं कहता बेटा अभी तो ऐसा है ना, ठीक, तो बताओ इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? बोल। तो म्यू नॉट आई बाय 2 भी है बेटा। तो अगर अभी मैं इससे फ्लक्स निकालना चाहूं तो तुम कहोगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इनटू पाई ए स्क्वायर। बोलो बच्चा, है ना? यस सर। लेकिन तुम्हें पता है ना बेटा ये ऐसे रहेगा तो नहीं, घूमेगा ना? यस सर। यस सर। टाइम टी में कितना घूम जाएगा? ओमेगा टी। तो टाइम टी के फंक्शन कितना हो जाएगा? cos थीटा ना बेटा, cos ओमेगा टी। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ये कितना हो गया? म्यू नॉट कैपिटल आई बाई 2b इनटू पाई ए स्क्वायर cos ओमेगा टी, है ना बच्चा? इक्वल टू क्या होना चाहिए? म्यूचुअल इंडक्टेंस m इनटू i। इसका मतलब बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो गया? म्यू नॉट आई कट गया ना, म्यू नॉट बाई 2b इनटू पाई ए स्क्वायर इनटू cos ओमेगा टी। बोल बेटा, होगा? यस सर। म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर ये हो गया है ना बेटा, ठीक है, तो अब बताओ इसमें छोटे वाले में इन स्मॉलर लूप छोटे वाले में बेटा कितना आएगा करंट? तो कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना बेटा? इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? तो कहोगे 1/r, ये हो जाएगा बेटा माइनस टी बाई अपॉन dt। बोलो बोलो। यस सर। तो इसको डिफरेंशिएट जाए तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1/r ऑफ, ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट कैपिटल आई बाई 2b इनटू पाई ए स्क्वायर इनटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। और बच्चा होगा क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर। अब बताओ जब ये हमारा आ चुका है क्या? करंट, है ना बेटा? तो फिर इस वाले में प्लस निकल जाएगा। अगर मैं कहूँ इन लार्जर लूप, तो लार्जर लूप में कैसे बोलेंगे बेटा फ्लक्स? तो कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M इनटू स्मॉल आई करंट। बोलो बेटा। यस सर। M निकाल चुके हो ना? यस सर। कर लो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 2b इनटू पाई ए स्क्वायर इनटू cos ओमेगा टी इनटू ये आई म्यू नॉट आई बाई 2b इनटू पाई ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोल बच्चा। यस सर। तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ निकल जाएगा अब? यस। बड़े वाले को e dash इक्वल टू माइनस जाएगा ना? यस सर। क्या होगा? साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी भी है,
ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी, और जब इसको Yes, sir. डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलो। सर 13 13 क्वेश्चन देखो बच्चा 13 में। सर हाँ बोलो बोलो। सर आज पूरा डिस्कशन होगा क्या? नहीं पढ़ाएंगे अभी। 13 देखो बेटा, 13 कहता है इन द फिगर shown two loops ABCD EFGH are in the same plane. The smaller loop carries time varying current capital I equal to BT, where B is a positive constant and T is time. The resistance of the smaller loop is smaller. ठीक है बच्चा, and that of larger loop is capital R. देख बच्चा, इसमें एक छोटा सा लूप बेटा ये है ना, इसका साइड लेंथ हमारा क्या है बच्चा, स्मॉल a। ठीक, और देखो एक बड़ा लूप, जो बड़ा लूप है बेटा ये बहुत बड़ा लूप है ना, इसके बारे में कहा गया है कि इसकी डिस्टेंस ये भी a है बेटा, यहाँ से ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। ठीक है, और कहता है बेटा इसका लंबाई जो l है वो a से बहुत बड़ा है, इसका मतलब मानना है बेटा हमें इसको इनफाइनाइट वायर जैसा, है ना। The smaller loop carries a time varying current capital I equal to BT. इसमें जो करंट है ना बच्चा, ये टाइम वेरिंग करंट है I बराबर BT, where B is a positive constant and T is time. Resistance of the smaller loop L, small r. इसका रेजिस्टेंस बेटा स्मॉल r और इसका रेजिस्टेंस है बेटा कैपिटल R। कहता है the magnetic force on the loop EFGH, EFGH पे फोर्स बताना है बेटा हमको। Due to the loop ABCD is, ABCD की वजह से EFGH बेटा हमको फोर्स बताना है। ठीक है, बात समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अगर मैं इसको मानूं वायर 1, बोलो तो बेटा वायर 1 की वजह से, वायर 1 की वजह से, ड्यू टू वायर 1 की वजह से यहाँ से अगर डिस्टेंस में x मान लूं बच्चा, x डिस्टेंस पे dx का मान लेंगे बेटा एलिमेंट्री, बोलो। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा फ्लक्स, d phi इक्वल टू म्यू नॉट, इसमें i मान लिया, स्मॉल i मान लो, म्यू नॉट i बाई 2πx इंटू a इंटू dx, बोलो बेटा। तो कितना हो जाएगा फ्लक्स, तो कहोगे म्यू नॉट i बाई 2π इंटू a dx बाई x, बोलो बेटा। क्लियर? तो बोल बेटा सिर्फ वायर 1 की वजह से, जब 1 की वजह से कहोगे तो लिमिट क्या दोगे, a से लेके 2a, जब a से लेके 2a दोगे तो म्यू नॉट i बाई 2π ln2 हो जाएगा बेटा, बोलो। हाँ सर। लेकिन सोचो बेटा अगर इसमें करंट i होगा तो क्या इसमें करंट नहीं होगा? होगा होगा सर होगा। मतलब phi 2 क्या होगा बताओ, म्यू नॉट i a बाई 2π, लिमिट क्या देंगे इसमें, 2a से 3a, बोल बेटा। ln 3 बाई 2 होगा? यस सर। हाँ सर। अब बेटा अंदाजा लगा के बताओ दोनों का फ्लक्स का डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है? अपोजिट अपोजिट है बच्चा। दोनों के फ्लक्स का डायरेक्शन अगर अपोजिट है बेटा तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। phi1 minus phi2, phi इक्वल टू हो जाएगा बेटा phi1 माइनस phi2 हो जाएगा म्यू नॉट ia बाई 2π इंटू ln 4/3, बोल बच्चा हो जाएगा। यस सर। क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस m इंटू आई, बोल बेटा। ठीक है, तो बोलो बेटा m कितना निकल गया हमारा, m निकल गया म्यू नॉट a बाई 2π इंटू ln 4/3, हो गया बेटा। यस सर। अगर हम फ्लक्स लार्जर कॉइल, बोल बेटा लार्जर कॉइल में कितना फ्लक्स होगा, माइनस कैपिटल आई, इसका मतलब m इंटू bt, बोलो। कितनी बात समझ में आई? यस सर। बोलो बेटा इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा,
d5 अपॉन dt मॉड कर ले, है ना? कितना हो जाएगा बोलो? b, इसका मतलब म्यू नॉट ab अपॉन 2 पाई इंटू ln 4/3। बोलो बेटा। हाँ सर। इसका मतलब ये करंट क्या हो जाएगा? तो करंट हो जाएगा जब इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। सही है सर। यस सर। अब बताओ इन दोनों में करंट निकल चुका है, तो इस पे फोर्स निकाल सकते हो? हाँ ना, कुछ तो बोल। यस सर, निकाल सकते हैं। यस सर, हो जाएगा। आगे चलो। सर 16। सर 15। 16 क्वेश्चन में। सर 14 में सर के क्या मानना है? 14 देख लेते हैं। मानना ही नहीं। देख बेटा 14 में 1 होगा। कहता सोइन वाइड की लंबाई 1 मीटर है, एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हैविंग टर्न्स 4000 इज प्लेस्ड इनसाइड अदर सोइन वाइड ऑफ 2000 टर्न्स, हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 2 मीटर। ठीक है बच्चा। अब कहता है लेंथ 2 मीटर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सोइन वाइड इज। कहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है बच्चा, है ना? लिखा तो 2000 टन लिखा है ना बेटा? एक का टन है 4000, एक का टन 2000। हो जाएगा। सर के क्या मानना है? के m बराबर के रूट L1 L2 में के क्या मानना है? अरे बेटा ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। देखो बच्चा, इसमें करना तुमको ये है कि एक की वजह से फील्ड निकालो, दूसरी की वजह से फिर फील्ड, दूसरे के एरिया में फ्लक्स निकालो और इक्वल टू m into I करो। ठीक है? ओके सर। अब देखो 16 में, देखो बच्चा 16 में 16 कहता है इन द सर्किट shown switches S1 S2 have been closed for 1 second and the S2 remains open. Just after 1 second is over, switch S2 is closed. देखो बच्चा कहता है सर्किट में हमारा स्विच S1 S2 दोनों क्लोज कर दिया 1 सेकंड के लिए। तो देखो तो बच्चा S1 S2 कहाँ है? देखिए ना, S1 S2 क्लोज करोगे 1 सेकंड के लिए बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर में कुछ करंट आ जाएगा। बोलो आ जाएगा ना? और इधर वाला कैपेसिटर में भी कुछ करंट आ जाएगा। बोलो। लेकिन दोनों पहले आपस में कनेक्टेड नहीं थे, उसके बाद स्विच को चेंज करेगा तो दोनों जाएंगे फिर आपस में कनेक्ट, है ना? तो इसमें कुछ करंट आ चुका होगा बेटा और इसमें कुछ चार्ज आ चुका होगा, है ना? ठीक है। अब कहता है बेटा देखो क्या, the charge on the upper plate on the capacitor as a function of time, taking the instant of switching of S2 and switching off all the switches to be t equal to 0 is q equal to x into 10 power minus 2। गौर कर रहे हो? तुम्हें इसमें निकालना है बेटा q नॉट। सवाल देखो, फंक्शन देखो, q इक्वल टू क्या होता है बेटा? q नॉट sin ओमेगा t cos ओमेगा t होता है ना बेटा? बोल। यस सर। आगे हमारे कोई काम का नहीं, हमारे काम का क्या है? बोलो सिर्फ क्यू नॉट निकालना है ना बेटा? तो हम यही क्यू नॉट का मतलब हो गया बेटा कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज। बेटा कैपेसिटर का अगर मैक्सिमम चार्ज हो गया तो कैपेसिटर में एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, है ना? कैपेसिटर में बेटा एनर्जी हो गई मैक्सिमम, इसका मतलब सारा का सारा एनर्जी कैपेसिटर में चला गया, है ना? जबकि पहले दोनों में एनर्जी था, तो पूरी एनर्जी इसको दे दिया जाए तो कहेंगे हाफ Li स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो बेटा ठीक है। और ये क्या था बेटा? 1 सेकंड के बाद का करंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? I नॉट 1 माइनस e पावर माइनस t बाई 2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q मैक्सिमम C I 1 माइनस e पावर माइनस t बाई 2। बोलो बच्चा, बन गया सवाल? यस सर। इसका एक्सरसाइज पूरा हो गया हम लोग का। यस सर। सर 16 में एक डाउट था। बोलो सर। मेरा इसमें साइन आ रहा है, साइन t प्लस पाई बाई 4, बाकी सब सेम आ रहा है। 3 पाई बाई 4 आएगा वहाँ पे, 3 पाई बाई 4 लेना साई को 16 में। हाँ सर, इसमें मतलब साई जो आ रहा है ना मेरा, शायद वही गड़बड़ी आ रहा है। देख बच्चा, इस सवाल में तुम्हें सबसे पहले तो ये करना था, ये पता करना था, है ना, कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। वो तो पता नहीं किया होगा, क्योंकि जब तक तुम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालोगे फिर पता कर पाना मुश्किल है बेटा। ये चार्ज यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये चार्ज अंदर आ रहा है, इसका मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
ये एंगल सेकंड पॉइंट में है, पता कैसे कर पाएंगे, है ना? थोड़ा Yes, काम sir. कॉम्प्लिकेट है। इस एक क्वेश्चन में तुमको टेंशन दिया ही नहीं इसका, वो फंक्शन दे दिया पहले से ही, है ना? बात समझे? यस सर। अब ऐसी निकाला जाए, ऐसी में क्या दिया था बताओ? तो पार्ट 4 बाकी सर पार्ट 4 बचा है, पार्ट 4 बचा है इसमें। एसी में 1 सेक्शन है ABCD। EMI का पार्ट 4 बचा है सर अभी। EMI का पार्ट 4 दिया था मैंने होमवर्क क्या? यस सर। चलो फिर इसका एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट। अच्छा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 निकाला जाए बेटा। बोल फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया? यस सर। यस सर। यस सर, हुआ हुआ। सेकंड कॉम्प्रिहेंशन हो गया सर। फोर्थ वाला डाउट है सर। फोर्थ फिफ्थ वाला सर, फिफ्थ। बताता हूं, देखो कहता है इंडक्टर हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L एंड कॉइल रेजिस्टेंस R। एक बच्चा कहता है इंडक्टर में सेल्फ इंडक्टेंस L है बेटा और उसी कॉइल का रेजिस्टेंस R दिया है ना। चेंज हो गया पेज, एक मिनट। देखो बच्चा, इस सवाल में कॉम्प्रिहेंशन 2 में कहता है बेटा एक इंडक्टर हमारा L है और इसी का बेटा रेजिस्टेंस R है और इसमें हमारा सेल लगा है EMF Xi का। अब कहता है बेटा इधर एक पॉइंट A मान लो और इधर एक पॉइंट D मान लो। कहता है बेटा इंडक्टर हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L and coil resistance R is connected across a battery of EMF Xi when the circuit is in steady state। जब सर्किट steady state में आया at t बराबर 0 पे, an iron rod is inserted into the inductor due to which inductance becomes NL, है ना बेटा? तो देखो steady state में आ चुका है ना बेटा, इसका मतलब करंट जो हमारा होगा वो कितना आ चुका होगा, Xi by R। बोलो बेटा, ठीक है? अब तुम खुद देख के इस बात का फैसला करो, है ना, कि बोल बेटा कि स्टेडी स्टेट करंट कितना आएगा, क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि इंडक्टेंस कितना है? नो सर। नो सर। है बेटा? अब बोलो, अभी तुम्हारा इंडक्टेंस L है ना, अब कहता है अचानक क्या किया कि L की वैल्यू को मैंने कर दिया NL। बोलो यस सर। है ना? तो बेटा अचानक इसका इंडक्टेंस अगर N गुना बढ़ जाएगा तो करंट हमारा अचानक घट जाएगा ना बेटा? बोलो यस सर। है ना? ठीक है, लेकिन बताओ जो करंट घटेगा क्या इतना ही वैल्यू रहेगा, है ना बेटा? फिर ये समय के साथ बदलेगा, समय के साथ बदलेगा बेटा, है ना? Xi by R हो फिर जाएगा। से हमारा करंट ये हो जाएगा I0। यस सर। यस सर। स्टेडी स्टेट की वैल्यू को इस बात से कोई मतलब ही नहीं बच्चा कि हमारा इंडक्टेंस कितना है। बोलो ठीक। अब देखो 4 नंबर कहता है बेटा आफ्टर इंसर्शन ऑफ रॉड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल चेंज विद टाइम। कौन सी चीज समय के साथ बदलेगी? तो पहला कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, है? देखते बच्चा A और B का पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है जो पोटेंशियल डिफरेंस L का है। बोलो बोलो बोलो। यस सर, यस सर। इसका क्या पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा बेटा? नो सर। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा इंडक्टेंस, बोलो बेटा इंडक्टेंस क्या बदलता है समय के साथ? नो सर। नो सर। नो सर। जो भी चेंज होगा वो सडन चेंज होगा ना बेटा? तीसरा कहता है रेट ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग कॉइल में रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस बदलेगा क्योंकि करंट बदलेगा। तो आंसर क्या हुआ? ओनली 3। आगे बोलो। 5 हो गया। 5 देखो हो गया आफ्टर इंसर्शन ऑफ रॉड द करंट इन द कॉइल क्या होगा? पहले तो डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट डिक्रीज एंड देन सी। डी ऑप्शन है बेटा। समझ गए? अब निकला जाए इसी का सीट। ए आंसर इसका इसका आंसर ए है। फिफ्थ का इंक्रीज इसका करेगा। आंसर यस सर। नहीं तो डी तो गलती है। सही बात, सही तो है। इसके बाद क्या होगा फिर? इंक्रीज करना है ना?
डायग्राम देख लिया, ऑप्शन ए आंसर होगा बेटा, करंट बढ़ेगा ना, ठीक है। यस सर। अब इसी का सीट निकाला जाए। सर इंडक्टेंस भी तो बदल रहा है सर, क्या बच्चा? इंडक्टेंस भी तो बदल रहा है सर, एन टाइम हाँ, इंडक्टेंस समय के साथ नहीं बदलेगा, एक झटके में बदलेगा, है ना। और लिखा ना आफ्टर इंसर्शन ऑफ रॉड, रॉड को इंसर्ट करने के बाद बोल रहा है बेटा, तो इंसर्ट को करने के बाद तो हमारा कांस्टेंट रहेगा ना वो। हाँ सर। इंसर्ट करते समय बदलेगा, इंसर्ट कर लेने के बाद तो सेम हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर, ठीक है सर। ऐसे निकाला जाए। सेक्शन ए बोलो। A3 सेक्शन ए में कोई डाउट नहीं? A3 सर। A3 If a direct current A ampere superimposed B से sin ओमेगा t, अरे बच्चा हमारा क्वेश्चन है, बताओ तो A प्लस B sin ओमेगा t में RMS वैल्यू निकालनी सिखाया तुमको हम? सिखाया सर, सिखाया सर। आगे चलो, 4 भी करा चुके हैं तुम लोग क्लास में हम। आगे बोलो। B1 कहता है बल्ब इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट। कहता है बेटा एक बल्ब को ऐसा बनाया गया कि इसको 12 वोल्ट पे इस्तेमाल करना है ना बेटा। डायरेक्ट करंट डीसी में, डीसी 12 वोल्ट के डीसी में काम करना है। अब कहता है इफ द बल्ब इज कनेक्टेड टू एंड अल्टरनेटिंग द करंट सोर्स एंड गिव सेम ब्राइटनेस, व्हाट वुड बी द पीक वैल्यू। तो बेटा ब्राइटनेस अगर सेम दे रहा है, इसका मतलब एसी में जो इफेक्टिव वोल्टेज है बेटा, इफेक्टिव वोल्टेज किसको बोलते हैं? आरएमएस ना। तो आरएमएस 12 वोल्ट है, तो पी नोट कितना होगा बोलो? 12√2 हो गया सर। हाँ सर ये इसमें A4 में डाउट था, जैसे ये जो अपना ग्राफ है ना, इसमें जैसे जो अपना ये तो 0 आ रहा है आंसर इसका पीक वैल्यू वोल्टेज की, लेकिन यदि सर इस ग्राफ के अंदर यदि हम देखें तो T/4 पे यदि नेगेटिव ले और बाकी ग्राफ को पॉजिटिव ले तो 0 थोड़ी ना आएगा। कौन सी बात बोल रहे हो? A4 बोल रहे हो तुम? हाँ सर, A4 के ग्राफ में बेटा एवरेज पूछा है ना। हाँ एवरेज पूछा है तो कितना लोगे टाइम? T से लेके 2T तक। ग्राफ को देखो, T से लेके 2T तक में एरिया कैसा है, पॉजिटिव भी नेगेटिव? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ यदि इस ग्राफ को चेंज कर दे, जैसे अभी तो अपन को T/2 पे जो सवाल है वही ना बनाएगा रे। अच्छा तेरा सवाल कुछ और सवाल है? हाँ सर मैं पूछ रहा था। बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था यदि इस ग्राफ को T/4 पे ले, है ना, मतलब T/4 0 से लेकर T/4 तक तो इसको है ना नेगेटिव रखे और बाकी पॉजिटिव रखे T तक, तो सर जो एवरेज आएगा वो 0 थोड़ी ना आएगा। नहीं आएगा तो क्या करेगा? टोटल एरिया निकाल लेना। हाँ पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, टोटल एरिया हो गया। हाँ टोटल एरिया हो गया बेटा चार्ज, है ना, डिवाइड बाय टाइम, एवरेज करंट हो जाएगा। ठीक है सर। सेक्शन सी में कोई डाउट? C1 C2 C1 तो बता C1 में सर C1 बोलो सर C1 C2 C1 वाला देखो C1 में। सेक्शन बी में तो नहीं पूछना किसी को ना? बी में तो नहीं पूछना क्या सर? नो सर। सर B3 सर उसमें B3 सर। B3 एक बेटा B3 में तुमको सर दिक्कत होगा, इंस्टेंटेनियस में दिक्कत है क्या? एवरेज में नो सर। एवरेज तो बहुत सिंपल है बेटा, RMS IRMS cos psi। देखो दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? π/3 है ना बेटा। यस फेज डिफरेंस π/3 है, इसका मतलब पावर फैक्टर हो गया हाफ। पावर फैक्टर हाफ हो गया ना? यस सर, cos phi। यस सर। VRMS IRMS cos phi हो गया फर्स्ट के बाद। और जब इंस्टेंटेनियस निकालना होगा बेटा, तो वो टाइम जो दिया हुआ है उस टाइम को पुट कर दो, और उस टाइम को पुट करके वोल्टेज निकाल लो और करंट निकाल लो, तो पावर हो जाएगा V × I। समझ गए? यस सर। अब चलो C1 देखो, क्या था? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बेटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब हुआ जितना कि तुम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर सकते हो। स्ट्रेंथ ताकत है बेटा इसकी, वो इतना तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर सकते हो बेटा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, है ना।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जिसका एरिया तुमको दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और प्लेट्स के बीच की दूरी तुमको दिया है बेटा √2 मिलीमीटर, है ना। तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज मैक्सिमम क्या होगा? सिंपल सवाल, बोल बेटा। अगर मैक्सिमम फील्ड ये है और डिस्टेंस ये है बच्चा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E into D, है ना बेटा। तो निकल गया। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है बेटा उसी को बोलते हो पीक वोल्टेज। यस सर। इसका मतलब आरएमएस कितना हो जाएगा? V0/√2 बन गया सवाल। हाँ सर। अब आगे बोलो सर C2 देखो C2 कहता है, क्वेश्चन नंबर C2 कहता है बेटा an electric bulb is designed to consume 55 watt। एक बल्ब है बेटा जो 55 वाट का पावर कंज्यूम करेगा when operated at 110 वोल्ट। एक बच्चा 55 वाट का पावर कब लेगा ये? जब 110 वोल्ट देंगे, है ना। तो इसका मतलब तो करंट कितना होना चाहिए? हाफ एम्पियर ना, बोलो। पावर इक्वल टू V into I। पावर इक्वल टू V into I होता है ना बेटा? यस सर। इसके मतलब हाफ एम्पियर करंट, है ना। यस सर। और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो V²/R। तो 100 into 100 110 डिवाइड बाय 55 इक्वल टू 220 ओम। बोल बेटा। यस सर। ये बात समझ में आ गई? आगे अब कहते हैं सवाल में कि बल्ब को लगा दिया, कहाँ पे लगा दिया बेटा? हमने लगा दिया 220 वोल्ट के बल्ब लगा दिया बच्चा, है ना। तो देखो अब इसको हम एसी में इस्तेमाल किए। एसी में वोल्टेज कितना दे दिया मैंने इसको? 220 वोल्ट, 220, है ना बेटा। लेकिन करंट हमको कितना चाहिए? हाफ एम्पियर का बच्चा। इसका मतलब इम्पीडेंस कितना होना चाहिए? 2। डिवाइड कर लिया। यस सर। यस सर। इम्पीडेंस अगर इतना हो गया तो क्या लिखेंगे इसको बताओ? स्क्वायर रूट R² प्लस X² प्लस XL माइनस होगा। X निकल गया, बोलो। और इसमें क्या लगाना है? इंडक्टर लगाना है ना, इंडक्टर इक्वल टू ओमेगा L निकल गया। यस सर। और बोलो आगे सी में कोई डाउट? C4 C3 C5 Consider the situation of previous column. Calculate average electric field energy stored in the capacitor and the average magnetic field energy stored in the inductor coil, है ना बच्चा। बता एवरेज एनर्जी स्टोर्ड हमें निकालना है किसमें? कैपेसिटर में। और एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। हाफ LI स्क्वायर। हाफ LI स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं एवरेज एनर्जी बराबर हाफ LI RMS स्क्वायर। यस सर। सकते हो ना। अच्छा अब बताओ कैपेसिटर का एनर्जी बोल सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। यस सर। RMS। कैपेसिटर का एवरेज एनर्जी बोल सकते हैं हाफ C V RMS स्क्वायर। यस सर। बन गया। यस सर। आगे बोलो। C5 सर। C5 20 वोल्ट 5 वाट लैंप। 20 वोल्ट 5 वाट लैंप। देखो बेटा 20 वोल्ट 5 वाट लैंप है। यस सर। is used in AC mains of 200 वोल्ट, है ना बेटा। ऐसे ही निकाल लेंगे I, ऐसे ही निकाल लेंगे R। अब कहता है 220 की जगह पे तुमको दिया है बेटा 200 वोल्ट, है ना। पिछला भी डाउट कर लोगे? अब तो हो जाएगा सर। वो पिछला भी डाउट था इसलिए नहीं हुआ था सर। वो CPS करंट पर सेकंड है। साइकिल पर सेकंड, हर्ट्ज हो गया। सॉरी सर। आगे बोलो सर। D1 सर C6 में सर। C6 सर C6 में सर आ गया सर उसमें जैसे कि सर वोल्टेज दिए थे सर 200 वोल्ट, तो सर आंसर आया सर 600√2 और 500√2। तो सर वोल्टेज जितना दिए सर उससे इतना ज्यादा वोल्टेज आ सकता है? लिखा हुआ है सर क्वेश्चन में। आ सकता है, कोई बात नहीं, एकदम आ सकता है बेटा, ऐसा मतलब। ठीक है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर का उल्टा होता है ना बेटा।
है ना? आगे चलो। यस सर। डी में कोई सर डाउट? D1 D1 कैपेसिटेंस नहीं निकला। D1 देखो तो सीरीज सर्किट है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है। अप्लाइड वोल्टेज दे दिया, अप्लाइड करंट दे दिया। देखो तो ध्यान से बच्चा, दोनों में कितने फेज का डिफरेंस है? 360 का बच्चा 360। इसका मतलब करंट वोल्टेज सेम फेज में है बेटा। मतलब करंट वोल्टेज सेम फेज में है। यस सर। यस सर। रेजोनेंस है। हाँ रेजोनेंस है। तो मतलब ओमेगा बराबर 1/√LC। 1/√LC। यस सर। समझ गया? सर ये रेजोनेंस समझ में नहीं आया इसमें। अरे बेटा ईएमएफ को देखो और करंट के इक्वेशन को देखो, इन दोनों में 360 डिग्री का फेज डिफरेंस है। यस सर, सेम फेज है। 360 का मतलब फुल सर्किल, तो पूरा सर्किल घूम के आओगे डायरेक्शन सेम ना हो जाएगा बच्चा। बोलो। यस सर। यस सर। सारे बच्चे म्यूट हो जाओ, तो जिसको पूछना है वही म्यूट करो, बाकी सब म्यूट हो जाओ। तो बात कर रहा हूँ, वही बात करो। बोलो शुभम, तुम बोल रहा था ना शुभम? आज तो बोल रहा सर। अब समझ में आ गई बात? बन जाएगा सवाल। D1 यस सर। डी में और कोई डाउट? D3 D2 D3 देखो। D2 में इंडक्टेंस है 2 हेनरी का, कैपेसिटेंस है 18 माइक्रोफैराड का, रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का, 20 वोल्ट का सप्लाई है। पहला, व्हाट फ्रीक्वेंसी शुड बी चोजन टू मैक्सिमाइज द करंट? बोलो बेटा, करंट मैक्सिमम इसका मतलब रेजोनेंस आ गया ना? यस सर। ओमेगा निकल गया 1/√LC। हाँ यस सर। यस सर। यस सर। ओमेगा निकल जाएगा बच्चा, तो फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा। बोलो। यस अब सर। बताओ, यस सर, वो है। वाले कंडीशन में XC और XL कैंसिल ना बच्चा? यस सर। इसका मतलब बेटा रेजोनेंस वाले कंडीशन में इंपेडेंस बराबर रेजिस्टेंस। यस सर, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टेंस हो गया हमारा इंपेडेंस, R equals Z cos phi की वैल्यू। तो करंट निकालना है बेटा, V/R हो जाएगा। D3 D4 हो गया। यस सर। D3 सर, D3 D3 इंडक्टर कॉइल कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया बेटा। RMS 24 वोल्ट। When the frequency of source is varied, a maximum RMS current 6 एम्पीयर ऑब्जर्व किया गया है ना? क्या कहता है, इंडक्टर कॉइल को अगर डीसी सोर्स 12 वोल्ट से जोड़ देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम होगा, तो व्हाट विल बी द करंट इन स्टेडी स्टेट? देखो अच्छा, इंडक्टर कॉइल को सीरीज में जोड़ा RMS 24 वोल्ट से, तो हमारा मैक्सिमम RMS करंट आया बेटा 6 एम्पीयर, है ना? बोलो, मैक्सिमम RMS करंट मतलब इंपेडेंस कितना? बोलो बोलो। R। तो अब बोलो, वोल्टेज 24 और करंट 6, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 नंबर 4। अब सोचो, इसी 4 को जोड़ दिया एक और सर्किट में जिसमें पहले से रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो अब बताओ सर्किट कितना हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 8 ओम। 8 ओम। और ये में बेटा है 12 वोल्ट का, तो कितना करंट आएगा? 1.5। सर ये जो 4 आया, ये तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का आया। जो इंडक्टर और दोनों का है ना, तो कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस काउंट कहाँ करते हैं बेटा हम लोग? उसका तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, याद करो। यस सर। कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच में गैप तो सर आप माइक लगा लीजिए। यस सर। सर आ रहा है सर, आ रहा है। और हमको क्यों नहीं दिख रहा है वो? सर आवाज आ रहा है, थोड़ा सा इको आ रहा है सर, मतलब माइक काम नहीं सर, नहीं आ रहा है। नहीं सर, काम कर रहा है। लोग आपस में नॉइज की वजह से भी आवाज करवाती होगी। यस सर। यस सर। अच्छा अब बताओ, हो जाता है सर। पार्ट 2 में सेक्शन ए सर A5 in AC voltage is given by E naught sin 2 pi t by t. Then the mean value of voltage calculated over one time period
ऑफ टी बाई 2 सेकेंड। हाफ साइकिल में क्या होता है एवरेज? क्या होता है? तो कुछ भी हो सकता है ना, हाफ साइकिल का एवरेज कुछ भी हो सकता है ना। -0 अगर Yes, sir. अगर पॉजिटिव लेते हो तो कितना आता है? 200/π। 100/π। तो देखो लिखा ऑलवेज 0 गलत, मे बी 0 है। 0 भी गलत, यस सर। ऑप्शन नंबर सी गलत, डी सही। डी ऑप्शन सही है बेटा, समझ गए? सर आगे चलो। B10 A6 B6 A6 A6 बोल रहे हो? A6 बोलता है बेटा वोल्टेज दिया है और डीसी वोल्टमीटर लगा देंगे तो डीसी वाला इंस्ट्रूमेंट एसी में 0 नापता है ना यस सर। डीसी वाला वैल्यू, डीसी वाला इंस्ट्रूमेंट एसी में 0 नापेगा। 0 लाता है। B10 B10 कहता है बेटा, B10 कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब और एक कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया एसी सोर्स में। ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स क्या होगा? अब बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ जाएगा ना बेटा, एक्सएल। यस सर। अगर एक्सएल बढ़ जाएगा बच्चा, इसका मतलब इम्पीडेंस बढ़ जाएगा। यस सर। इम्पीडेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। तो बल्ब का ब्राइटनेस डिक्रीज बी। समझ गए? सर कैपेसिटर दे रखा है इसमें, इंडक्टर हाँ नहीं है। ये सर कैपेसिटर दे रहा है। इसमें कैपेसिटर कैपेसिटर उल्टा हो जाएगा, फिर 1/s इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। हाँ घट जाएगा ना। समझ गए? सेक्शन सी में कोई डाउट? सर B12 कहता है अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ईएमएफ एसी इज एन, पावर वैरीज विद फ्रीक्वेंसी। तो पावर के वैरी करने का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दूना होता है ना, बता देना। नोट चेक करो, नोट में पॉइंट लिखवा दें हम। यस सर, डबल होता है। पावर का फ्रीक्वेंसी दूना होता है बेटा। ठीक है सर। सेक्शन सी में सर C3 में मेरा बी ऑप्शन आ रहा है किंतु आंसर सी है। देख लेते हैं। कहता है बेटा प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, पीक वोल्टेज 200 वोल्ट, पीक करंट 5 एम्पीयर और फेज में है बेटा। इसका मतलब रेजिस्टेंस है ना ये? बोलो, अगर करंट वोल्टेज के सेम फेज में है इसका मतलब यस सर। आपका दूसरा सर्किट एलिमेंट वाई है, अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए एसी सोर्स में और दोनों का पीक करंट हमारा 90 डिग्री बिहाइंड है, तो कहता है एक्स एंड वाई को अगर सेम सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो आरएमएस क्या होगा? अरे बच्चा तो बताओ, पहले वाले में कितना था करंट? 5 एम्पीयर था ना बेटा। इसका मतलब पीक पहले वाले कितना हो गया? पहले वाले का पीक करंट I01 कितना हो गया? 5√2। नहीं बच्चा, पीक करंट ही है, वो पीक करंट है 5 एम्पीयर है ना। और दूसरे वाले का भी सेम है पीक करंट I02 5 एम्पीयर। तो बोलो बेटा अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा तो आई रिजल्टेंट क्या बोलोगे? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर 5√2 एम्पीयर ना। बोलो यस सर। ठीक है। तो सवाल पूछा हमसे है कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट? कितना होगा बोलो? तो आरएमएस कितना हो जाएगा इसका? ये आई रिजल्टेंट था तो 5 आएगा ना रे। ये तो 5 आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। क्या आंसर दिया है? सी। सी। सी कैसे हो सकता है यार? फिर से पढ़ने वाले एक बार मुझे। A pure resistive element X when connected to an AC supply voltage 200 volt gives a peak current of 5 ampere. When second current Y connected in same peak voltage but the current lags behind 90 degree. ओहो सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा, मैंने कहा दिया पैरेलल में, सॉरी। देख बच्चा कैसे बनाएंगे ना इसको, देखो बोलो पहले वाला कितना हो गया बेटा रेजिस्टेंस? बोलो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा? 200 डिवाइड बाय 5। इसका मतलब 40 200 क्या था? 200 पीक था, पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज यस।
और दूसरा वाला क्या है बेटा, रिएक्टेंस है ना, बोलो। इसका भी कितना है, 40 ओम। यस सर। तो बताओ बेटा इम्पीडेंस कितना हो जाएगा दोनों लगाओगे सीरीज में, तो 40√2 40√2 ना बेटा। तो फिर पीक करंट कितना हो जाएगा, 200/40√2। इसका मतलब 5/√2 एम्पियर। बोलो तो आरएमएस क्या होगा, I0/√2। आगे बोलो सी में। C8 in a series LC and AC circuit, RMS voltage across LC are V1, V2, V3. Then voltage of the source is क्या होगा बोलो। RMS voltage हमारा LC और J, ये लिखा V1, V2 और V3 है। Then voltage of source is always, ऑप्शन नंबर ए गलत। कैसे ऐड होगा, बोलेंगे V1 किसका था बेटा, इंडक्टर का ना। V1 ऐसे बनेगा बेटा, और V2 हमारा कैपेसिटर का, तो ऐसे बनेगा V2 और ऐसे बनेगा V2। बोलो ठीक है। तो ए गलत, बी गलत, सी गलत और डी गलत। समझ गए। तो सर डी सही होगा, सही डी सही डी होगा डी। सेक्शन डी का बताओ। D4 D4 कहता है रेजिस्टर R1, इंडक्टर L, कैपेसिटर C, सबको जोड़ दिया बेटा सीरीज में। वो सिलेक्शन फ्रीक्वेंसी न्यू हो गया। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी न्यूअर है, तो करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज। बोल बच्चा, अगर करंट लैग कर रहा है इसका मतलब एक्सेल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है, एक्सेल बड़ा है बेटा। करंट एक्सेल बड़ा है, एक्सेल बड़ा है, एक्सेल बड़ा है ना। इसका मतलब ओमेगा एल मोर देन ओमेगा सी, सॉरी एक्सेल मोर देन एक्सी, तो ओमेगा एल मोर देन 1/ओमेगा सी। एक्सेल ग्रेटर देन बोलो यस सर। यस सर। ओमेगा मोर देन 1/सी, तो ओमेगा हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बड़ा हो जाएगा ना। यस सर। ऑप्शन नंबर डी, D5। रेजिस्टर R, इंडक्टर L, कैपेसिटर C, वोल्टेज वोल्टमीटर V1, V2, V3 कनेक्ट कर दिया ऑसिलेटर में। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर को इंक्रीज करेंगे अप टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वोल्टमीटर रीडिंग में क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है बेटा। करंट मैक्सिमम होता है ना, बोलो। वोल्टमीटर रीडिंग is 0 in the case of, कहता है वोल्टमीटर रीडिंग किसका 0 होगा, एक्सेल बराबर एक्सी हो गया बेटा। इसका मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का मिला के वोल्टेज 0 हो गया। बोलो यस सर यस सर। किसका 0 हो गया, V2 समझ गए। खत्म। चलो आगे बढ़ा जाए। हम लोग कल देखे थे बेटा एलसीआर सीरीज सर्किट देख लिए थे बेटा हम लोग, है ना। अब चलो वहां से आगे बढ़े। सर कोई रेजोनेंस का क्वेश्चन करा दीजिए। रेजोनेंस का क्वेश्चन नहीं है, मेरा कांसेप्ट है खाली, शीट है पूरी। देखो बच्चा, अब देखो एलसीआर पैरेलल सर्किट कब देखा था हम लोगों ने बेटा, एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सीरीज सर्किट का नाम क्या था बोलो, एक्सेप्टर सर्किट। और इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट, समझा। एलसीआर सीरीज का नाम है एक्सेप्टर और इसका नाम रिजेक्टर। क्या होगा कैसे, देखो बच्चा, मान ले एक एसी का सोर्स, इस एसी के सोर्स के साथ ये लगाया बेटा रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये लगाया बेटा इंडक्टेंस एल, और ये लगाया बेटा कैपेसिटर सी। ठीक है बच्चा, ये तीनों हमारा सीरीज में है बेटा। बोलो पैरेलल में है, बोलो यस सर। ध्यान देना। तो अगर मैं लिखूं बेटा इस सर्किट का इम्पीडेंस, इस सर्किट का अगर मैं इम्पीडेंस लिखूं बेटा तो कैसे होगा बोलो,
1 by z square equal to 1 by r square plus 1 by xl minus 1 by xc का स्क्वायर। बोल तो बच्चा ये बात समझ में आई या नहीं? साफ साफ बोलो। नहीं आई सर। नहीं आई। ये बात सबको समझ में आ गया? ये सर्किट सब पैरेलल में है ना बेटा? यस सर। तो पैरेलल में कैसे लिखते हैं इक्विवेलेंट? 1 by r equivalent equal to 1 by r1 plus 1 by r2 बोलो यस और सर प्लस 1 by r3 माइनस एक्स। तो बेटा होगा। यस सर। तो कितना हो गया बच्चा? 1 by r माइनस 1 by xl j है ना? यहाँ से कर लें 1 by xc माइनस 1 by xl j। बोलो बेटा होगा। यस सर। ये ऊपर जाएगा तो माइनस j होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस j होगा। यस सर। ठीक। तो 1 by z स्क्वायर कितना हो गया बच्चा? बोलो 1 by r स्क्वायर प्लस 1 by xc माइनस 1 by xl का स्क्वायर होगा बेटा? होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा रूट। यस सर। अब देखना, तो अगर मैं कहूँ बेटा आई आरएमएस कितना होगा तो कहोगे वी आरएमएस बाई जेड, है ना? एंड पावर क्या बोलोगे बेटा? पावर इक्वल टू बोलोगे आई आरएमएस बी आरएमएस कॉस साई। बोलो बेटा। यस सर। है ना? जहाँ टेन साई का मतलब क्या होगा? जहाँ टेन साई का मतलब क्या होगा तो बोलेंगे y बाई एक्स। इसका मतलब 1 बाई एक्स सी माइनस 1 बाई एक्सएल का मोड डिवाइड बाई 1 बाई आर। बोलो बच्चा होगा? यस यस सर। ठीक है। तो अब बताओ बेटा, अगर मैं कहूँ कि इसमें रेजोनेंस आया एट रेजोनेंस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया? एक्सएल बराबर एक्सी। यस सर। यस सर। है ना? इसका मतलब ओमेगा बराबर 1 बाई रूट एल सी। यस सर। तो बोल बच्चा अगर रेजोनेंस कंडीशन आ गया, अगर रेजोनेंस कंडीशन आ गया तो ये टर्म जीरो हो गया। यस सर। इसका मतलब बेटा 1 बाई जेड मिनिमम हो गया। यस सर। जेड मैक्सिमम। इसका मतलब जेड मैक्सिमम हो गया। बोलो। यस सर। जेड मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब करंट हमारा मिनिमम हो गया। यस सर। बोलो। यस सर। पावर जो हमारा है वो मिनिमम हो गया। ये मिनिमम हो गया। बोलो बच्चा। यस सर। यस। ठीक है। तो कहोगे करंट तुम्हारा मिनिमम है, इसका मतलब इस सर्किट ने ज्यादातर करंट को रिजेक्ट कर दिया। यस सर। है ना? इसलिए बोलते हैं क्या इसको? रिजेक्टर। समझे बच्चा? यस सर। है ना? लिख लो। ठीक है। तो कैसे कहोगे? रेजोनेंस कंडीशन में सीरीज सर्किट क्या बन जाता है? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। और पैरेलल सर्किट बन जाता है रिजेक्टर। रिजेक्टर। सर पेपर में ट्रांसफार्मर भी आएगा क्या? आएगा। क्यों नहीं आएगा ट्रांसफार्मर? इसी में आएगा ट्रांसफार्मर। पेपर की बात कर रहा है। एग्जाम में। यस सर अभी तो संडे को होगा ना। एग्जाम में ट्रांसफार्मर नहीं है। सर ये पेपर बनाता कौन है? क्या पेपर कौन बनाता है सर? पेपर अलग अलग लोग बनाते हैं बेटा। कभी हम बनाते हैं, कभी कोई बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर। सर कल का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा? कुछ आइडिया? इसका पेपर का लेवल? यस सर कल वाला मेंस और एडवांस के बीच में। थैंक यू सर। इधर से दो बच्चा। नो सर एक मिनट। एक मिनट रुक जाओ। अभी तुम लोग की क्लास है क्या मेरे पास? यस सर। यस सर मैथ्स की।
नेक्स्ट क्लास है। मिटा दो सर। लास्ट का मत मिटाइएगा सर, लास्ट का मत मिटाइएगा। बोलते बेटा ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना, ट्रांसफॉर्म मतलब फॉर्म बदलना, चेंज करना है ना बेटा। तो ट्रांसफॉर्मर का मतलब हुआ चेंज करने वाला, चेंज करने वाला। है ना बेटा। तो DC to ट्रांसफॉर्मर को AC, इस्तेमाल किससे करते हैं? DC to AC, तो कहना टू चेंज पोटेंशियल डिफरेंस इन एसी। समझो बेटा, अल्टरनेटिंग करंट में पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ गया बच्चा? ठीक है। तो देख बेटा, अगर तुम्हारा वोल्टेज आउटपुट अगर वोल्टेज इनपुट से बड़ा है बेटा, है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या होगा? स्टेप अप। ठीक है। लेकिन वही अगर पोटेंशियल आउटपुट पोटेंशियल इनपुट से छोटा हो जाए, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। समझा बच्चा? स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है बेटा, ध्यान रहे कि ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी में ही काम करता है बेटा, डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। ठीक है, ठीक है, ध्यान रहे। ट्रांसफार्मर जो हमारा है ना, ठीक, ये हमारा होता है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझा बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर ये होता है बेस्ड। ठीक है, कैसे? तो देख बेटा, ट्रांसफार्मर में एक आयरन का कोर होता है ना, ऐसा एक आयरन का कोर। जैसे मान लो, मन में सोचो कि आयरन के एक बीम को लिया बेटा और आयरन के 4 मोटे मोटे रॉड को आपस में वेल्ड करके ऐसा बना सकते हैं स्ट्रक्चर हम लोग। और बेटा यस सर, यस सर, मोड़ के वेल्ड करके बना दिया ऐसा। ठीक, इसे बोलेंगे हम लोग क्या? आयरन कोर। ठीक, यूजुअली होता है बेटा सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्यों? क्योंकि ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसलिए। समझा? है। और इसमें क्या करेंगे बेटा? एक कॉइल लपेट देंगे ऐसे, इसके ऊपर एक कॉइल लपेट देंगे ऐसा। ठीक, और एक कॉइल लपेट देंगे बेटा इस तरफ से। ठीक है, इसमें से एक कॉइल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, उस कॉइल इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है? तो कहोगे इसको इनपुट देना। इधर से देंगे मान लो हम लोग इनपुट, और यहाँ से निकालेंगे इसमें से हम लोग आउटपुट। ठीक है बच्चा? जहां से इनपुट पड़ेगा उसको बोलेंगे बेटा प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और जहां से आउटपुट निकालोगे उसका नाम होगा बेटा सेकेंडरी कॉइल। आप समझे? ठीक, इस वाले कॉइल के लिए अगर लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न तो बोलेंगे एनपी। ठीक है, इसमें करंट तो बोलेंगे आईपी, इसमें ईएमएफ तो बोलेंगे ईपी। बोल बेटा, समझा ना? ठीक है, इसमें कहोगे अगर एनएस ईएस आईएस, समझिए क्या होगा मतलब सबका? है? तो देख बच्चा, अगर तुम कोई भी करंट प्राइमरी कॉइल में दिए, ये तुमने करंट दिया तो क्या होगा? इस कॉइल में करंट जाएगा बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं, इसे बताओ। यस सर। बेटा तो देख, जब इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, तो पता है ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है बच्चा, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, अच्छा कैरी करता है ना। यस सर। तो क्या करेगा मटेरियल? इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बेंड करके इससे पास करवा देगा। यस सर, है ना? तो इसमें अगर हम करंट पास कराएंगे बेटा तो इससे फ्लक्स बन जाएगा। यस सर, है ना?
तो अगर हम इसमें करंट को वैरी करेंगे तो इसका फ्लक्स वैरी करेगा। यस सर। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ठीक है, तो अब बताओ तो ये ट्रांसफार्मर डीसी में काम करेगा या नहीं? नो सर। नो क्यों नहीं करेगा? डीसी में करंट कांस्टेंट वैरी नहीं करेगा। फ्लक्स करंट कांस्टेंट नहीं करेगा। नहीं करेगा तो कोई बात इंड्यूस्ड नहीं ईएमएफ बेटा। इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये जो हमारा मटेरियल है तो पूछे कि भाई ये तुम 100 करंट क्यों लगा रहे हो, हम यहाँ पे इस वाले पे कॉपर के क्यों नहीं कर सकते? क्या बोलोगे? फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारा बेटा है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए प्रेफरेबल है ना बेटा। क्या कहेंगे इसका पर्पस क्या है? तो कहेंगे कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, है ना बेटा। आप समझे ना, कि जब यहाँ से करंट देंगे तब ना इसके अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, और हम क्या चाहते हैं कि जैसा हम फील्ड दें बेटा बिल्कुल वैसा ही फील्ड इसके अंदर आए। ठीक है सर डीसी में यूज नहीं कर सकते, उसका रीजन देना सर एक बार, वो बच्चे बोल रहे थे सुना नहीं। करंट हमारा कांस्टेंट है। यस सर। तो बेटा फ्लक्स तो वहां बन जाएगा लेकिन फ्लक्स वैरी नहीं कर पाएगा ना। यस सर। समझ नहीं आई? यस सर। देखो बेटा क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न इन बोथ कॉइल्स आर इक्वल। समझा बेटा, दोनों कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न क्या होगा, दोनों में बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, हम ये मान रहे हैं कि ये मटेरियल जो है इतना काबिल है बेटा कि इसके हर एक मैग्नेटिक पूरी लाइन को इसमें ले गया। इस कहने का मतलब हुआ बेटा, बोलो। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे 5 प्राइमरी बाई n प्राइमरी इक्वल टू 5 सेकेंडरी बाई n सेकेंडरी। बोलो बेटा, ये इसका मतलब है ना। ठीक है, अब इसको अगर तुम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो बेटा तो क्या बन जाएगा, 1 बाई खाया है तुम टेंशन ना लो आगे। d5p अपॉन dt इज इक्वल टू 1 बाई ns माइनस d5s बाई dt। बोल बचा होगा। यस। ये क्या बन गया बेटा, प्राइमरी कॉइल। और ये बेटा डरना नहीं बच्चा, क्लास में भूत आया डरना नहीं बिल्कुल भी। सर सबको अनम्यूट कर दीजिए सर, वो बोल रहे हैं सबको म्यूट आवाज कर नहीं आ रहा। दीजिए। यस सर, म्यूट कर हाँ, दीजिए। वही। अनम्यूट नहीं म्यूट कर दीजिए। बच्चे हैं कमाल के, लेकिन नहीं। चलो देखो बच्चा, तो EP अपॉन MP इक्वल टू ES अपॉन NS होगा बेटा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम यहाँ बेटा अगर इन दोनों का रेशियो करें, इन दोनों का बेटा अगर हम रेशियो करें तो कैसे बनेगा, EP अपॉन ES बराबर NP अपॉन NS बनेगा बेटा। ठीक है ना। ठीक है, तो बोला बेटा अगर मैं NP को NS से बड़ा रखूं, है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, NP अगर बड़ा है बेटा NS से, इसका मतलब बेटा EP बड़ा होगा ES से, है ना। और अगर EP बड़ा होगा बेटा ES से, इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन गया ना बेटा। बोलो ठीक है, लेकिन बोलूंगा बेटा मैं कि अगर NS हमारा बड़ा है बेटा NP से, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बात समझ गए, लिख ले फटाफट इसको। नेविस पूछ रहा है कि रेशियो इक्वल कैसे हुआ, देखो लास्ट में लिखा है मैंने,
बेटा स्टेप अप मतलब प्राइमरी का वोल्टेज कम, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा। स्टेप डाउन मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज कम, प्राइमरी का ज्यादा। ओके बेटा, आयरन कोर, इसका नाम बेटा आयरन कोर। देखो बच्चा आगे, तो देखो बेटा अगर इसमें कहा जाए कि पावर इनपुट कितना हुआ, अगर कहें बेटा कि इसमें पावर इनपुट कितना हुआ, इनपुट पावर, तो बेटा इनपुट पावर क्या लिखेंगे, पावर इनपुट इक्वल टू ESIS, है ना बेटा, सॉरी इनपुट तो हमारा EPIP होगा ना बेटा, बोलो, और आउटपुट पावर क्या होगा बच्चा, तो आउटपुट पावर हो जाएगा बेटा ESIS, ठीक है बेटा, है ना, ठीक है। तो देखते बेटा अगर मैं कहूं कि ये मान लो ये आइडियल ट्रांसफार्मर है ना बेटा, अगर ट्रांसफार्मर क्या हो, आइडियल हो, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा बच्चा, इनपुट आउटपुट बराबर होगा बेटा, है ना। इसका मतलब हम कहेंगे EPIP इज इक्वल टू ESIS, इसका मतलब बेटा EP बाई ES इक्वल टू IS बाई IP, बोल बेटा, है ना। और ये तुम्हारा था ही पहले से फॉर्मूला एक, है ना। तो देख बेटा, लेकिन ये इस्तेमाल कब करना है, ये इस्तेमाल करना है बेटा आइडियल ट्रांसफार्मर मानते हुए। आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब क्या मानोगे, तो कहोगे यहाँ किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता बच्चा, है ना। लेकिन जब रियल ट्रांसफार्मर की बात होगी बेटा, तो रियल ट्रांसफार्मर तो लॉस होगा ना बच्चा, तो रियल ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉस होगा बेटा वो क्या कहोगे, पावर इनपुट माइनस पावर आउटपुट, है ना बेटा। और इसकी एफिशिएंसी क्या कहेंगे हम लोग बेटा, तो इसकी एफिशिएंसी कहेंगे बेटा पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, बोलो, बात समझ गए, ठीक है। अब हमको एनालाइज करना बच गया बेटा कि जो लॉस होता है आखिर ये लॉस कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो इतना ही आज के लिए, होमवर्क की बात कर लें। तो देख बेटा होमवर्क में EMI का एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कर लेना, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, ठीक है बच्चा, और AC में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कर लेना, ठीक है। चलो इतना ही बच्चा, बाय।